चलिए, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन हो चुका है। दुर्भाग्य ये रहा कि वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, उसमें साउंड की कमी थी। चलिए नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंट एंड कल्चर कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। द प्रिंट revolution and its impact। इम्पैक्ट का तो मतलब समझते होंगे, प्रभाव। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव। अब मुद्रण क्रांति का प्रभाव हुआ, कल आप लोगों ने डिटेल्स में देखा हुआ था। एक एट अ ग्लांस हम लोग कल का देख लेते हैं। 594 है, 594। यहां पर एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिसको हम वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये कहां पर डेवलप हुई? चाइना में। क्या था ये? किस तरह की टेक्नोलॉजी थी? इस टेक्नोलॉजी से किस तरह की छपाई होती थी, ये जानना है। कल मैंने बताया था वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ काठ की तख्तियों पर वर्णों को, लेटरों को क्या कहता है, उकेरा जाता है। यानी उसको साइड साइड से काट को हटा दिया जाता है, जो उभरे हुए भाग होते हैं उस पर रंग कलर लगा करके और छपे हुए स्थानों पर प्रेस किया जाता है, आसानी से वो चीज छप करके आ जाता है। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत 594 एडी में हुई थी और वो कहां पर? चाइना। उसके बाद से हम लोगों ने ये देखा था कि 768 770 तक यह टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई? यह टेक्नोलॉजी जापान पहुंच गई। 768 से 768 से 770 768 से 770 में ये टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई? जापान पहुंच गई। कौन सी टेक्नोलॉजी जापान पहुंची थी? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जो डेवलप कहां पर की गई थी? चाइना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1295 में ये दोनों जो जगह है वो एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं। एशिया, यानी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी डेवलप भी हुई है कहां पर? एशिया में। एशिया में किस कंट्री में? तो चाइना में। और ये एशिया से दूसरे कंट्री में फैला जिसको हम जापान कहते हैं, और वो साल कौन सा दिया हुआ है? 768 to 770। और जापान के साथ एक और यहां पर है 868 में वहां का एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है भाई? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र ये पब्लिश की गई किस टेक्नोलॉजी पर? किस टेक्नोलॉजी पर? वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर। जो टेक्नोलॉजी कहां से गई थी? चाइना से जापान गई थी, वहां पर ये टेक्नोलॉजी पर छपी है। इसके बाद से अब 1295 में ये टेक्नोलॉजी यूरोप गई, और इस टेक्नोलॉजी को यूरोप से ले जाने वाला जिस व्यक्ति का नाम है वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? ये वाला एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है भाई? खोज करने वाला। ट्रेडर्स भी इसको कह सकते हैं, व्यापार करने वाला। जब यह टेक्नोलॉजी 1295 में कहां पर गई? यूरोप में गई। उसके बाद से इसका जो सेकेंड एडिशन है, सेकेंड जो इंप्रूवमेंट है,
वो होता है 1430 में। 1430 है, 1448 है और 1450 है। ये 3 डेट याद रखना है। 1295 में ये इटली में गया, इटली के बाद यह 1430 में इसमें जोहान्स गुटेनबर्ग, कभी कभी जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में भी लेख आ जाता है, या हो सकता है पैसेज भी दे दे, वहां से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डेवलप करना पड़े, आंसर ढूंढना पड़े। तो 1430 ईस्वी में ये इस पर काम करना शुरू कर दिया किसने? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में कहा जाता है, एनसीईआरटी में डिटेल्स में है कि जोहान्स गुटेनबर्ग एक किसान के बेटे थे, ठीक है। उनके घर में जैतून, जो ओलिव ऑयल होता है, उसको पेरने वाली मशीन थी, और उसी ओलिव ऑयल को उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, जहां पर उन्होंने मेटल वर्ड्स का क्या किया? इस्तेमाल किया। उसके बाद से 1448 में, 1430 में उन्होंने ये मशीन बनाना शुरू किया, और 1448 में उन्होंने ये मशीन बना करके कंप्लीट कर लिया। और 1450 में वहां का जो धर्म की किताब है, धार्मिक किताब जिसका नाम है बाइबिल, उसको उन्होंने क्या किया? छापा। 151 पेज का यह किताब को छापने में कितना साल का समय लगा? 3 इयर्स का समय लगा। तो हम लोग देख सकते हैं 180 पेज का वो किताब था, जिसको छापने में उनको 3 साल का समय लगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि सफर जो है किसका? प्रिंट का, वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो 594 से स्टार्ट हुआ, और आज आ गए कहां पर हम लोग? 1450। ठीक है। ये हम लोगों ने देखा कि अगर देखा जाए डेवलपमेंट के हिसाब से, तो 594 इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। फर्स्ट स्टेप किसके डेवलपमेंट का? प्रिंट के डेवलपमेंट का। दूसरा जो डेवलपमेंट देखेंगे वो कहां पर देखेंगे? 1448। ये किसको क्या मानेंगे? सेकेंड स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। और ये कब हुआ? 1448 में, क्योंकि 1448 में उनके द्वारा बनाई गई जो मशीन थी वो कंप्लीट तैयार थी, अब उस पर हम छपाई कर सकते थे। 1450 में जब उन्होंने बाइबिल छापा, तो बाइबिल का इतना ज्यादा डिमांड हुआ कि इसका सेकेंड थर्ड एडिशन भी क्या होने लगा? छपना शुरू हो गया। अब जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, तो अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति की जो क्रांति थी वो जन जन तक धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गया। अब इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। कल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भाई जो लिटरेसी रेट थी यूरोप में वो इतना ज्यादा नहीं थी, बहुत कम वहां पर लिटरेसी रेट थी, क्योंकि छपखाने उपलब्ध हर जगह नहीं थे। लोगों के पास जो मटेरियल होते हैं, छपे हुए चीज जो होते हैं, पढ़ने के साधन जो होते हैं, वो लोगों के पास कंप्लीट उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जैसे ही छापखानों का विस्तार हुआ, प्रिंट अपने पूर्ण रूपेण प्रक्रिया से क्या करने लगा? काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यूरोप का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो भी क्या होने लगा? बढ़ना शुरू हो गया। और जब बढ़ेगा तो प्रिंट में क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी। क्रांति किस संदर्भ में आएगी? तो यानी क्रांति का मतलब हुआ कि अब यूरोप में बहुत सारी चीजें, कथा से लेकर कहानी तक, चित्रकारी से लेकर हर स्तर की चीजें, जो जिस तरह का पाठक वर्ग था, whatever the readers are there, the same type of the things are being published। अब वहां पे क्या होने लगी? छपना शुरू हो गई, जिसके कारण प्रिंट में क्या आ गया? रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई, और उसका इंपैक्ट पड़ने लगा। अब ये समझना हमको कि इंपैक्ट किसका पड़ा? तो इंपैक्ट दो तरह का होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव किसके पर और निगेटिव किस पर? ये समझना, इस टॉपिक में ये चीज बताया कि पॉजिटिव किस पर है भाई? कि जो लोग सच्चाई लिखते थे, क्योंकि अब छपखाने व्यापक स्तर से डेवलप हो चुके हैं, अब लिखी हुई चीजें, सोची हुई चीजें लोगों तक क्या की जा सकती है? पत्रकारिता के माध्यम से क्या की जा सकती है? पहुंचाई जा सकती है। लोग दूसरे के व्यूज को, दूसरे के दर्शन को, दूसरे के सोच को अब आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और गौर करें कि जब ये प्रिंट डेवलप हो रहा था, उस समय पूरे विश्व में
जो शासन व्यवस्था है वो मोनार्ची थी। गौर करें इस चीज पर। जब जिस काल की हम बात कर रहे हैं 594 से लेकर 1450, ये जो शासन काल है वो पूरे विश्व के लिए किस तरह का शासन काल है, तो इसको हम मोनार्ची सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब उनके लिए जो लोग सही लिखते थे, जो लोग समाज को बदलना चाहते थे अपने मंतव्यों से, अपने कथनों से, अपने सही विचारों से, उनके लिए ये पॉजिटिव रहा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से क्या करते थे, शासन करते थे, धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह, उस समय के जो क्रिश्चियनिटी जो पादरी वगैरह थे, ठीक है ना, उनके लिए ये सब क्या होने लगा, निगेटिव प्रभाव उन पर पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब प्रिंट आया तो सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज को, अपने अपने ओपिनियन को, अपने अपने दर्शन को, अपने अपने विचारों को जन जन तक क्या करना शुरू किया, पहुंचाना शुरू किया। और पहले से जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे, रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, कल्चर थी, ट्रेडिशन थी, जो एंशिएंट टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे थे, जिसको बरगलाया गया था, जिसको सही रास्ते पर लेकर के चला नहीं जा रहा था, उनके सामने ये चीज सच्चाई आने लगी कि भाई अब लिखी हुई जो बातें आ रही थी और जो वो पहले से करते आ रहे हैं, पहले से जो करते आ रहे हैं और अभी जो बातें लिखी जा रही है उसी धर्म से संबंधित, दोनों में क्या होने लगा, अंतर आने लगा कि हम पहले से कुछ और करते आ रहे हैं और इसी धर्म से संबंधित आज के जो विद्वान है उनका जो अपना विचार है वो क्या है, अलग है। दोनों के चीजों के अंदर क्या होने लगा, कंट्राडिक्शन जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, विवादास्पद स्थिति क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण प्रिंट पर क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट भी पड़ना शुरू हो गया। इसी तरह का एक कहानी है मोनाकियो। इटली का ही रहने वाला व्यक्ति था मोनाकियो के साथ क्या प्रभाव पड़ा, और बहुत सारे प्रभाव है जो हम लोग को देखना है, एक हाइलाइट्स में बता देते हैं। मोनाकियो जो बाइबल जो किताब होती है उसको पढ़ा उसने, लेकिन उसने उसका अर्थ क्या निकाल लिया, अलग निकाल लिया। बाइबल पढ़ा और उसका अर्थ उसने अपने तरीके से क्या कर लिया, अलग निकाल लिया, जिसके कारण उसको दो बार पकड़ा गया, समझाया गया, फिर भी वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहा था, चूंकि उसने जो पढ़ा वही चीज उसके दिमाग में क्या हो गई, बैठ गई, और उसी चीज को प्रैक्टिस करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो बाइबल क्रिश्चियनिटी धर्म को बचाने के लिए उस समय एक संस्था बनाई गई थी जिसको इक्विजिशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन सी संस्था थी, इक्विजिशन। तीसरी बार जब मोनाकियो को इक्विजिशन के द्वारा पकड़ा गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दी गई। इस तरीके से प्रिंट पर क्या होने लगा, धीरे धीरे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा भाई, ये तो नकारात्मक प्रभाव हुआ, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे ही प्रिंट लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, लोगों में पढ़ने की एक नई इच्छा शक्ति क्या होने लगी, जागृत होने लगी। इसमें रीडिंग माइनिया, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, रीडिंग माइनिया, स्टार्टिंग से निकालो वो जो जहां से हम लोग देख रहे हैं। यहां पर क्या है, और न्यू रीडिंग पब्लिक। देखिए इंपैक्ट द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट में पहला क्या है, और न्यू रीडिंग पब्लिक, ध्यान से समझेंगे इसको। अब द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, हम पढ़ रहे इसी टॉपिक को ना, इसी का सब टॉपिक जो है उसको किस नाम से जानते हैं हम, द रीडिंग पीपल। तो रीडिंग पीपल का मतलब क्या है, धीरे धीरे प्रिंट के आने के कारण बस रीडिंग पीपल यानी पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया। जहां पर लिटरेसी रेट बिल्कुल क्या थी, कम थी, अब धीरे धीरे लिटरेसी रेट क्या होने लगा, पढ़ना शुरू हो गया। अब लोग किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। तर्क की कसौटी पर कसने का मतलब क्या है, अब लोगों के पास जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, अपना सोचने समझने की क्षमता हो गई। अब किसी दूसरे के कहने के अनुसार अब वो डाइवर्ट नहीं होते थे। जैसे कह दिया कि इसी रास्ते से चलना है, नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने वाले मटेरियल उपलब्ध है। अब उस चीज को क्या करते थे, पढ़ते थे। इसीलिए हर चीज को लोग अपने तर्क की कसौटी पर रखते थे, कसते थे, और जो उनको सच अच्छा लगता था उसी मार्ग को क्या करते थे, अपनाते थे। इस तरीके से पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या में क्या होने लगी, ज्यादा इजाफा होने लगी। और लोगों का जो तार्किक मनोवृत्ति है, प्रश्न उठाने वाला जो
मनोदशा है उसमें क्या होने लगा, विकास होना शुरू हो गया। अब हर चीज को किंतु परंतु क्यों जैसे प्रश्नों से क्या हो के नजरियों से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इस तरीके से द रीडिंग पब्लिक का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है भाई आपका, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। इसी में है रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। तो रिलीजियस डिबेट्स क्या, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट का मतलब हुआ कि धार्मिक वाद विवाद और प्रिंट का डर। तो प्रिंट से कौन लोग डरेंगे, जो लोग परंपराओं को लेकर के सही तरीके से चले आ रहे हैं, परंपराओं के अनुसार सही तरीके से अब लिखना शुरू कर दिया, वो लोग तो नहीं डरेंगे। लेकिन जिन लोगों ने लिखने के विरुद्ध लोगों को क्या किया, धर्म अपनाने पर विवश किया, उनको क्या करना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रिंट आई तो बहुत सारे लोगों के पूर्ण जो होते हैं, कमियां जो होती है, उसका उजागर होना क्या हो गया, शुरू हो गया। जो लोग बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु थे जो लोगों को अपने पथों से, जो वास्तविक कल्चर होता है, रिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, उससे क्या कर रहे थे, डाइवर्ट करके और अपने फायदे के लिए दूसरे रास्ते पर ले जा रहे थे। इस तरह के धर्म गुरुओं को, इस तरह के राजाओं को अब प्रिंट से डरना शुरू, वो लोग डरना शुरू कर गए भाई कि अब तक हम लोगों ने शासन किया, लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को गलत तरीके से क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया। लेकिन अब जो लिखने वाले लोग हैं वो सही विचारों को अपने अक्षरों से, अपने कलमों से प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। इसलिए अब बहुत लंबे समय तक हमारा जो गलत तरीका था वो काम नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे लोगों पर इसका क्या होने लगा, प्रिंट का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। क्लियर। इसी में आप लोगों को पढ़ना था, एक टॉपिक है इसमें, प्रिंट कल्चर, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया मतलब प्रिंट जब आना शुरू हुआ तो लोगों के जो आइडियाज थे, विचार थे, वो सर्कुलेट होना शुरू हुआ। यानी अब संभव क्या हो पाया कि हर एक व्यक्ति जो भी लिखना पढ़ना जानता हो, जिसके अंदर कुछ अभिलाषा हो, जो जनता को बताना चाहता हो, वो अब अपने विचारों को आसानी से सर्कुलेट कर सकता है। सर्कुलेट का मतलब समझते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। वो अपने आइडियाज को क्या कर सकता था, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता था। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड ऑफ अ डिबेट्स एंड अ डिस्कशन। जिससे क्या हुआ, वो अपने विचार को पहुंचाया, अपने आइडियाज को लोगों जन जन तक पहुंचाया। जब उसके आइडिया जन जन तक गया तो लोगों में डिबेट और डिस्कशन करने की भावना क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। चूंकि लोगों ने पढ़ा और 2 4 5 10 लोग आपस में बैठते थे, तो पढ़ी हुई चीजों पर क्या करने लगे, लोग बात विवाद करना शुरू कर। ये सब किसके कारणवश हुआ, अगर प्रिंट में रेवोल्यूशन नहीं होता तो आइडिया जो है वो सर्कुलेट नहीं होते, और जब आइडिया सर्कुलेट नहीं होते तो लोगों के बीच में डिबेट और डिस्कशन नाम का कोई शब्द नहीं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। आगे क्या है, even those who disregard with the established authority could now print and circulate their ideas। वे लोग जो डिसरिगार्ड करते थे किसको, मोनार्ची वगैरह को, वो लोग भी अब क्या करने लगे, अपने विचारों को छापना शुरू कर दिए। थ्रू द प्रिंटिंग मैसेज दे वुड persuade people to think differently and move them to action। प्रिंट के माध्यम से लोगों ने अपना व्यक्तित्व जो है, विचार जो है वो छापना शुरू कर दिया, और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो अगर विचार गलत है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। इस तरह के कई लोगों के को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर हमारे लिखी हुई चीजों में अगर कहीं भी गलती निकालते हैं या मिलती है तो आप हमें चुनौती दे सकते हैं। This has a significant in the different spheres of the life। ये सारी चीजें हमारे जीवन के विभिन्न भागों में क्या होने लगी, दिखना शुरू हो गई। Not everyone welcome the printed books। देखिए, किसी के लिए ये पॉजिटिव हुआ, किसी के लिए निगेटिव हुआ। अब हर कोई छपी हुई किताबों का वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया। कौन से लोग नहीं करेंगे स्वागत,
कौन से लोग स्वागत नहीं करेंगे? किनको अच्छा नहीं लगेगा ये प्रिंट कल्चर? जो लोग हमेशा से समाज को क्या करते रहे आए हैं, डाइवर्ट करते आए हैं, उनके लिए छपी हुई किताबें क्या होने लगी? अभिशाप साबित होने लगी, श्राप साबित होने लगी। इसीलिए हर किसी ने छपी हुई किताबों का स्वागत नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि प्रिंट इतना ज्यादा सर्कुलेट हो, लोगों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम मिले, यानी प्रिंट मिले, ये बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपुल डज नॉट वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। बहुत सारे लोगों ने छपी हुई किताबों का कोई स्वागत नहीं किया। Many were apprehensive of the effect that the earlier access to the printed word and the wider circulation of book could have on a people mind. बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा था कि जब किताबें छपेंगी, लोगों के विचार जो छपेंगे, तो पुराने वाली जो परंपराएं चलती आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी, और हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, सब कुछ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ये कौन लोग सोचेंगे भाई? जो गलत तरीके से लोगों को क्या कर रहे थे? गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे थे। क्योंकि यहां पर तो एक से एक विद्वान लोगों की किताबें छपेंगी, अच्छे अच्छे विचार समझ में आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के विचारों से लोग क्या होंगे? अवगत होंगे, रूबरू होंगे, जानेंगे, समझेंगे। और जो लोग गलत तरीके से लोगों को लेकर के दूसरे रास्ते से जा रहे थे, उनके लिए परेशानी खड़ा होना शुरू हो गया। It was feared that if there was no control over what was printed and read, the rebellions and religious thought might spread. बहुत सारे लोगों का मानना था कि जब छपी हुई चीजों पर क्या किया जाएगा? नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तो देश के अंदर, पूरे विश्व में धर्म को लेकर क्या होंगे? रिबेलियंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, तो उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ा। किसका? प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन है, एक बार हम लोग यहां से देख लें। 1517 में द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, नाम याद रखेंगे, आएगा आपके एमसीक्यू में। 1517 में मार्टिन लूथर ये कौन था भाई? मार्टिन लूथर एक राइटर थे, जिन्होंने 1517 में किताब लिखी। रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक भी थे। He was a writer and social reformer. Luther wrote 95 criticizing many of the practices and ritual of the Roman Catholic Church. MCQ है, BBI है, ध्यान देंगे। 1517 में मार्टिन लूथर जो रिफॉर्मर थे, अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर वाज अ रिफॉर्मर हु रोट हिज 95 एडिशन इन 1517। 1517 में उन्होंने 95वां संस्करण लिखा। इसको ध्यान दे, 95वां संस्करण का मतलब क्या? अपने जीवन का 95वां किताब लिखा। और उस किताब में ही क्रिटिसाइज का मतलब क्या किया? आलोचना किया, निंदा की, शिकायत की। किस चीज का? चर्च। मतलब चर्च जिस तरीके से लोगों को क्या कर रहा था? अपने धर्म को प्रैक्टिस करा रहा था, व्यवहार में ला रहा था। मार्टिन लूथर ने लिखा कि जिस तरीके से धर्म गुरु क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोगों को बालाकर, फुसलाकर और गलत तरीके से धर्म को अपनाने पर क्या कर रहे हैं? विवश कर रहे हैं। वो क्रिश्चियनिटी का वास्तविक तरीका नहीं है। ये किसने लिखा? मार्टिन लूथर ने लिखा। किस किताब में लिखा? इन हिज 95 एडिशन। व्हेन ही रोट दिस बुक इन 1570। क्या कहा उन्होंने? A printed copy of this was posted on a church door in a Wittenberg एक चर्च है, उसके चर्च के दरवाजे पर ही उन्होंने 95वें संस्करण की कॉपी को क्या कर दिया? लगा दिया। इस वास्तविक जो
धर्म है, जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, उसके जो मूल्य है, मान्यताएं हैं, कल्चर है, वो या गिरजाघर पर लिखी हुई या चिपकाई हुई जो भी तथ्य है इससे जुड़े हुए हैं, ना कि जिस तरीके से लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म लेकर के चल रहा है वो मार्ग सही है। जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म पर लेकर के जो पादरी चल रहे हैं वो धर्म सही नहीं है। मेरे द्वारा लिखा गया जो तथ्य है क्रिश्चियनिटी धर्म को लेकर ये सही है। अगर किसी को आपत्ति है तो मैं शस्त्रार्थ के लिए, शस्त्रार्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्र से संबंधित चर्चा। तो मैं शस्त्रार्थ के लिए क्या करता हूं? चुनौती देता हूं। इफ एनीवन कैन प्रूव मी दैट दिस आइडियाज इज अगेंस्ट ऑफ द चर्च देन आई कैन विड्रॉ राइटिंग। तो मैं लिखना क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? चुनौती दे दिया। इट्स चैलेंज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इट्स चैलेंज, चैलेंज का मतलब क्या? उन्होंने चुनौती दी द चर्च टू डिबेट दिस आइडियाज। उन्होंने चर्च को क्या कर दिया? चुनौती दे दिया कि जो भी मेरे द्वारा लिखा हुआ है, अगर क्रिश्चियनिटी धर्म का विचार, क्रिश्चियनिटी धर्म की जो संस्कृति है, अगर मेरे विचारों से मैच नहीं करती है तो हमें शस्त्रार्थ के लिए मैं क्या करता हूं? चर्च को चुनौती देता हूं। Whose statement was this? किसका स्टेटमेंट है? मार्टिन लूथर, who wrote his 95 edition in 1570। क्लियर है? Luther's writing were immediately reproduced in a vast number and read widely। मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई ये जो किताब है वो बड़े संख्या में लोगों, जन जन तक क्या हो गई? पहुंचना शुरू कर दी। सिर्फ पहुंचना ही शुरू नहीं हुआ, इसका अगला एडिशन का भी क्या होने लगा? मांग होने लगा। मतलब इसकी इतना ज्यादा डिमांड हो गई कि हर जन जन के लोग इस तरह की चीजों को पढ़ना, लिखना, समझना चाहने लगे। This led to the division within the church and the beginning of the Protestant Reformation। अब यही से क्या हुआ भाई? मार्टिन लूथर ने जो गुटेनबर्ग के चर्च पर जो अपना आइडियाज चिपका है, बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा और यहीं से क्रिश्चियनिटी धर्म दो भागों में क्या हो गए? बट गए। एक हो गया क्रिश्चियनिटी और दूसरा क्या हो गया? एक क्रिश्चियनिटी और दूसरा प्रोटेस्टेंट। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया हुआ, मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई लेख और गुटेनबर्ग के चर्च गिरे पर लगाया गया, दरवाजे पर चिपकाया गया यह विचार, बहुत सारे लोगों ने जो पुराने परंपराओं को माना, वो क्रिश्चियनिटी को माना, और जिन्होंने जॉन्स गुटेन को, मार्टिन लूथर को फॉलो किया, वो लोग अलग, एक ही धर्म दो पंथों में क्या हो गई? बंटना शुरू हो गई। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट सोल्ड 5000 copies within a few weeks and the second edition appeared within 3 months। उनके द्वारा लिखा गया पहला जो पंचांगों संस्करण था, 5000 कॉपी, वो की कुछ ही सप्ताहों में क्या हो गई? बिक गई, और दूसरे संस्करण भी छपना शुरू हो गए। डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट, लूथर से ये स्टेटमेंट एक नंबर में आता है। प्रिंट से ज्यादा प्रभावित होकर किसने? मार्टिन लूथर ने। ध्यान देंगे, अब मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है अबाउट प्रिंट। उन्होंने क्या कहा प्रिंट को? प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। किसने कहा? ये कभी कभी आता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? मार्टिन लूथर का। क्या कहा मार्टिन लूथर ने? कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड। जो प्रिंट है वो प्रभु के द्वारा दिया हुआ, भगवान के द्वारा दिया हुआ, क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन धर्म के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। ठीक है, और इससे लोगों के जो दिलो दिमाग की पट्टियां है वो क्या हो सकती है? खुल सकती है। Several scholars in the fact think that a print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new idea that led to the Reformation। मार्टिन लूथर ने तो कहा है कि भाई ईश्वर का दिया हुआ सबसे महानतम वरदानों में से एक है, कौन सा चीज? प्रिंट। मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि प्रिंट इज द वन ऑफ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड। भगवान के द्वारा दिया हुआ अन्य उपहारों में से सबसे
उन्नत किस्म का जो उपहार है वो कौन सा है? प्रिंट है। इसके साथ साथ मार्टिन लूथर को और भी इंटेलेक्चुअल्स ने, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी वर्गों ने सराहा और उसने कहा कि ये समाज को, ये वो चीज है जो समाज को हर तरीके से क्या कर सकता है? बदलने की क्षमता रखता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंट एंड डिसेंट। ठीक है, प्रिंट और डिसेंट का मतलब क्या हुआ? प्रिंट और प्रतिरोध। डिसेंट का मतलब प्रिंट और प्रतिरोध। ये मार्टिन लूथर वाला पूरा टॉपिक ये समझ में आ गया, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट एंड डिसेंट में। इसमें किसी को दिक्कत है? रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो रिलीजियस डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट्स में अगर आपको सीबीएसई बोर्ड कहीं से क्वेश्चन उठाता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव लाइन यहां पर क्या है? तो मार्टिन लूथर 95 एडिशन 1517, ठीक है, एंड चैलेंज टू चर्च। इसके अलावा मेरा गारंटी कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक में। बेसिकली इसको हिट कर लेना, इसको टच कर लेना, बढ़िया से दो चार बात समझ लेना। बाकी सारी जो चीजें हैं वो आ सकता है पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ से आप इजीली आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक टच करें हम लोग, प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट एंड डिसेंट के लिए कल नेक्स्ट क्लासेस में होगा।